अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेजबान बाकर अब्बास जाफरी। रिजल्ट हम देख रहे हैं कि ओवरऑल बजट की आमद है। द नंबर वन क्वेश्चन दैट इज सर्कुलेटिंग इन आवर माइंड्स इज कि आने वाला बजट कैसा होगा, क्या ये प्रो ग्रोथ बजट होगा? बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर नए जब भी आए हैं, हमने देखा है कि रिसेंटली उनका जो स्टांस है रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है एज कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर। तो द फोकस हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स ग्रोथ एंड प्रो ग्रोथ बजट। और ग्रोथ की जब भी बात की जाती है किसी भी इकोनॉमी में तो फिस्कल स्टिमुलस की बात की जाती है, मॉनेटरी स्टिमुलस की बात की जाती है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि यहां से अगर तो पीएसडीपी या डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में इजाफा किया गया तो आप किस तरह से ये फंड्स अरेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन। यहां से जो आम आवाम की फलाह बहबूद के लिए, जो लो इनकम तबकात हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए अगर तो प्रोग्राम जो कि एहसास प्रोग्राम की सूरत में करंट गवर्नमेंट रन कर रही है उसमें किस तरीके से एलोकेशन बढ़ाई जाएगी, टैक्सेशन रेवेन्यूज में किस तरह इजाफा किया जाएगा, क्या टैक्सेशन के निज़ाम को मजीद आसान बनाया जाएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे दिमाग में हैं। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी में हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली डिस्काउंट रेट को नीचे रख के ग्रोथ को स्टिमुलस प्रोवाइड किया है। 2 ट्रिलियन रुपीस ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंजेक्ट किए जा चुके हैं जो कि अगेन 5% ऑफ द जीडीपी बनता है। सो जीडीपी ग्रोथ इज द फर्स्ट फोकस दैट द गवर्नमेंट इज नाउ एमिंग एट। यहां से 1.5 से 2 साल द फोकस विल बी ऑन द ग्रोथ, लेकिन बजट में किस तरीके से उसको लाया जाएगा दैट्स अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन जो आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूंगा डॉक्टर लुबना नाज साहिबा जो कि इकोनॉमिस्ट है, बहुत ही सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, गहरी नजर रखती हैं खासतौर पर मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी पे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर फहद रऊफ साहब जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं, इस्माइल इकबाल सिक्योरिटी से इनका ताल्लुक है, बहुत ही गहरी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के ऊपर, क्योंकि तमाम तर ब्रोकरेज हाउसेस पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पल्स है, जो कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं और कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स हैं, उनको एनालिसिस करते हैं और स्टॉक मार्केट में अपनी रिसर्च निकालते हैं कि आने वाले वक्तों में इन कंपनीज के मुनाफाजात बढ़ने वाले हैं या कम हो रहे हैं। सो इनकी इनसाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन आगा मसूद हुसैन साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, पिछले 12 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप फाइनेंशियल जर्नलिज्म और खासतौर पे इकोनॉमिक जर्नलिज्म को भी देख रहे हैं, जियो पोलिटिकल सिचुएशंस को एनालिसिस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कुछ लेटेस्ट हम देख लें कि हमारे पास क्या अनाउंसमेंट्स एंड न्यूज़ हैं, खासतौर पे एफएटीएफ के फ्रंट पे अगर हमारी प्रोडक्शन टीम दिखा सके कि हमाद अजहर साहब की लेटेस्ट ट्वीट जो आई है जिसमें एफएटीएफ जो 40 में से 31 जो सिफारिशात थी उसमें कंप्लायंस कर ली गई है। नाउ दे आर एमिंग एट कि एफएटीएफ में या तो आने वाले रिव्यू में या उसके बाद निकला जाए। अगर तो पाकिस्तान एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट से बाहर आता है तो यहाँ से आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अनलॉक होगी जो कि फाइनेंशियल फ्लोज की सूरत में, एफडीआई या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आपके मुल्क में आ सकती है। सो द करंट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन कंप्लाइंग विद ऑल द रिक्वायरमेंट, जिसमें प्रोवेंशियल लॉज भी इंप्रूव किए गए हैं, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस की गई है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अगर दोबारा आप सेकंड स्लाइड पे दिखाएं तो बताया भी गया है कि ये जो रिजल्ट है ये 14 फेडरल लॉज और 13 प्रोवेंशियल लॉज पे अमल दरामद होने के बाद ये कंप्लाइंस अचीव हुई है। नाउ वी नीड टू लुक एट इट कि यहाँ से कितना फोकस रहता है कि हम आगे चल के इसको मटीरियलाइज करें और अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकालें। अगर सेकेंड हम उसके बाद स्लाइड दिखाएं तो 23 अरब डॉलर से ज़्यादा के आपके रिजर्व्स हो चुके हैं। सो दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बिल्ड हो रहे हैं, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स आपके बिल्ड हो रहे हैं, फॉरनर्स आपके मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है उसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। स्टेट बैंक का एक बहुत ही कलीदी किरदार है, एक बहुत ही अहम मौके पर रेमिटेंसेस को बूस्ट दिया गया है। दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिया, जिसके बायस हमने देखा कि एक्सटर्नल अकाउंट पे आपकी पोजीशन स्ट्रांग रही। सो इसी को डिबेट का हिस्सा बनाते हैं। लुबना साहब सबसे पहले तो आप बताइए कि रिजल्ट से बिल्कुल पहले हम देख रहे हैं खासतौर पर जो बजट आ रहा है, हाउ डू यू सी दिस बजट मूविंग फॉरवर्ड? स्ट्रेटेजिकली आर वी इन अ पोजीशन कि यहां से प्रो ग्रोथ बजट लेकर आए?
जी देखिए, पाकिस्तान का सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अगर आप ग्रोथ ही को देखें तो आप वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्शन की थी, 1.3% की थी। फिर आईएमएफ की क्या आई आपके पास, 1.5% की आई। और पाकिस्तान ने खुद पहले सेट किए थे बहुत ही, आप कहेंगे कि 2%, यानी बहुत मॉडेस्ट लिया, और फिर 3 पे गए और फिर 4 पे हुई। और ये ग्रोथ जो है, अगर आप इसके तमाम अशारिये देखें तो वो बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। ऐसे नहीं है कि जिस तरह लोग समझ रहे हैं कि जी लो बेस रख दिया था तो इसकी वजह से आपके नंबर्स ऊपर चले गए, या भाई आपकी बहुत कोई रिजिलियंट इकोनॉमी है तो इस वजह से चूंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है, तो आपके यहाँ जो है ग्रोथ हो रही है। इस तरह नहीं हुआ। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो बहुत सारे पैकेजेस गवर्नमेंट ने, और इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को देना चाहिए, जो अच्छे काम है उनका क्रेडिट भी गवर्नमेंट को जाना चाहिए। ये नहीं कि आप हमेशा गिलास को हाफ फुल देखें, कि हाफ फुल देखें, आप गिलास को फुल भी देखिए ना, कि आप हाफ एम्प्टी देखते हैं, आप हाफ फुल भी देख सकते हैं उसको। तो ये भी देखिए कि गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल रहा है। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं तो गवर्नमेंट का आप देखिए कि उसने कोविड की सिचुएशन को कैसे डील किया। उसमें जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी, स्पेशली जो प्रोविंशियल और फेडरल की थी, और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जो लॉकडाउन्स हुए, उनसे वो डैमेज नहीं हुआ जो नेबरिंग कंट्रीज को हुआ। हम देखें, हमेशा कंपैरेटिवली बात करते हैं ना कि पाकिस्तान ने हम कैसे आउट परफॉर्म किया इस रीजन के अंदर। इसी तरह से हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखेंगे और ग्रोथ को भी देखेंगे। फिर आप दूसरा देखिए कि आपके पास जो था कोविड के बाद एक 1200 अरब का गवर्नमेंट ने पैकेज दिया, और इसमें सीमेंट को, कंस्ट्रक्शन को, सबसे पहले गवर्नमेंट ने इनको जहां पर डेली वेज अर्नर जो है वो एम्प्लॉयड होता है उसको एड्रेस किया। तो अगर आप अभी देखें तो 8% से ग्रोथ आपकी हुई है सीमेंट के सेक्टर में, दूसरा कंस्ट्रक्शन में। फिर आप देखिए कि सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ देखिए, वो सबसे बेहतर हुई आपके यहाँ, चूंकि पैकेज दिया स्टेट बैंक, उसमें सिर्फ आप देखिए डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट से की पॉलिसी बहुत एग्रेसिवली उसने नहीं लेके चला है। अगर आप दूसरी तरफ देखिए तो वो जो आपने जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की है, ठीक है, फिर वो जो मीडियम टर्म इकोनॉमिक रीफाइनेंस दिया, वो स्टेट बैंक के पैकेजेस जो थे बिजनेसेस के लिए, उसने बूस्ट किया है। मिला के 2 ट्रिलियन इंजेक्ट किए हैं स्टेट बैंक ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और देखिए 28% आपका जीडीपी के अंदर तो सिर्फ सर्विसेज सेक्टर से और मैन्युफैक्चरिंग से आया है। और इस सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर सब ने 5 साल के बाद पहली मर्तबा टारगेट्स अपने ओवर अचीव किए। तो आप ये अगर तमाम अशारिये देखें, और फिर आप ये देखिए, आप कह रहे हैं लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ हुई है, तो आप उसके साथ देखिए कि वहां पर व्हीकल्स की भी डिमांड बढ़ी है, सूफ की डिमांड बढ़ी है, गाड़ियों की बढ़ी है। तो ये इस तरह के इशारे नहीं है जिन पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी खुद बना लिए हैं, या इसके अंदर जो है वो फजिंग की गई है। तो देखिए डेटा फजिंग भी नजर आती है। तो यहाँ पर फिर मुझे ये लगता है एक जो है, हाँ, चूंकि इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इशू है, और देखिए बहुत गहरा ताल्लुक है इससे, तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आप उसमें भी इन्फ्लेशन देखिए, कोर इन्फ्लेशन है हमारे पास, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, डिफरेंट है ना। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आपको लेकर आऊंगा। मैं फहद को भी शामिल करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। फहद, हाउ डू यू लुक एट द रिजल्ट्स? बिकॉज दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि चूंकि हम सरप्राइज हो गए नंबर देख के, इसलिए हम बिलीव नहीं करते। एक तो ये आर्गुमेंट बिल्डअप होता है मीडिया में, चूंकि हमें सरप्राइज दिया गया इसलिए वी डोंट बिलीव। जबकि अगर डीकम्पोज करते हैं, जिस तरह लुबना ने बहुत डिटेल में बताया कि अगर आप डीकम्पोज करें जीडीपी को, तो सारे नंबर्स को कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बैक कर रहे हैं नहीं, पहले तो ये बताइए। एंड हाउ डू यू सी द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स? देखिए, इस मामले में हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करता हूँ, इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज़, वी वर वन ऑफ द वेरी फ्यू हाउसेज जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि इकोनॉमी 4% से ग्रो करेगी। ठीक है, इसलिए हमारे लिए ये सरप्राइजिंग नहीं था। जो नंबर गवर्नमेंट ने कोट किया 3.94% का, मैं समझता हूँ कि जब रिवाइज नंबर आएंगे तो ये आपको एक बार और सरप्राइज करेगा नंबर। अच्छा। बिकॉज जैसे एलएसएम ग्रोथ का अगर हम नंबर देखें वो 9% है, और 9 महीने में भी तकरीबन 9% है। जबकि आखिरी क्वार्टर जो कोविड का बदतरीन क्वार्टर था आपका पिछले साल का, उसके नंबर्स अभी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आना बाकी है। जब वो आ जाएगी तो ये ग्रोथ आपको तकरीबन 14-15% नज़र आ रही होगी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री की। तो वो अकेले ही ½ और ऐड कर देगी आपकी जीडीपी ग्रोथ। सही है। तो नंबर्स में आप जो कह रहे हैं कि मेथोडोलॉजी, so you are making a bold call. What's the number you are looking at? क्या बोल समझ रहे हैं आपकी? 4 भी नहीं होगी, 4.5 भी पहुंच सकती है? मैं समझता हूँ कि 4.5% आ सकती है, मेरी एक्सपेक्टेशन है। और इस चीज़ को जैसे लुबना ने कहा कि सारे नंबर्स भी बैक करते हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को उठा के देख लें, वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमी कहाँ परफॉर्म कर रही है। KSC 100 के आप कंपनीज के अगर रिसेंट 9 महीने के रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें, वो रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी आई। तो रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी हम यहाँ पे लो बेस से कंपेयर नहीं कर रहे कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या आई है। हम एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी की रुपीज में बात कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड आया है।
इसका मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ आई है और वो पीछे उसके जो नंबर्स हैं वो उसको बैक कर रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म रिवाइवल है या ये कंटिन्यू करेगा? बिकॉज समटाइम्स आपने देखा कि अगर आप इकोनॉमी के अंदर 2 ट्रिलियन डाल देते हैं तो मनी सप्लाई की वजह से ही आपको एकदम स्टिमुलस नजर आता है, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट। लेकिन जब आप कोर इंडिकेटर्स फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रेट और बड़े इंडिकेटर्स इकोनॉमी के दोबारा से कूल ऑफ होना शुरू हो गए, अगर वहां से मजीद थोड़ी सी टाइटनिंग हुई तो ये कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कूल ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। इज दैट करेक्ट और नॉट? देखिए, हमें अपने थोड़ा पाकिस्तान को जो इकोनॉमी है उसको समझने की ज़रूरत है। हमारी एक डेट लेवरेज्ड इकोनॉमी है, बूम बस साइकिल्स हम पता नहीं कितने टाइम से देखते आ रहे हैं, चाहे कोई भी रेजिम हो उसमें यही साइकिल्स रिपीट होते हैं। ठीक है, आपका इंपोर्ट कवर जो है 3 से 4 महीने तक पहुंचता है, जैसे अभी 3.5 महीने का इंपोर्ट कवर हो गया। फिर आपका इंपोर्ट कवर जो है वो 2 महीने का रह जाता है जब आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं और डेफिसिट बिल्कुल इलेक्शन ईयर और प्री इलेक्शन ईयर जो 2 साल होते हैं उसमें आप एक्सपेंडिचर के हाथ भी खोल देते हैं और फिर उसी की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। फिर आपका इंपोर्ट कवर 2 महीने से कम का बच जाता है और दोबारा आपको IMF के पास जाना पड़ता है। ये सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ये सस्टेनेबल कितना रहता है और अभी जो आने वाले 2 साल होंगे उसमें गवर्नमेंट के क्या एक्शंस होते हैं वो ये डिराइव करेंगे कि ये कितना सस्टेनेबल ग्रोथ है। ठीक है, मैं अगर साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगा, हाउ डू यू सी दिस एनालिसिस? किस तरह आप समझते हैं? बिकॉज बोथ आर नाउ लुकिंग एट प्रो ग्रोथ थीसिस जो कि बजट में एक्सपेक्टेड है। व्हाट्स योर टेक? देखिए मैं ये समझता हूँ कि पूरी हुकूमत की जो कोशिश है और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी पूरी कोशिश ये है कि ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब और उस सिलसिले में बार बार वो बयान भी दे रहे हैं कि ये 4% है, कभी 3.5%। लेकिन ये ग्रोथ के अलावा मैं बताऊँ जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप ग्रोथ तो कर रहे हैं, मतलब ये कि लेकिन आप ये देखिए कि आपका जो सोशल सेक्टर है वो कहाँ खड़ा है। फिर ये जो ग्रोथ आप करें ना सस्टेन किया जाएगा। अगले 3-4 महीने जो आ रहे हैं पाकिस्तान में वो इंतहाई ख़तरनाक है और अमेरिका फोर्सेस वापस जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपके ताल्लुकात जो है इस रीजन में कम से कम अफगानिस्तान से अच्छे नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी इकोनॉमी कैसे सस्टेन करेंगे? इंटरनल स्टेबिलिटी खतरनाक है या वोलेटाइल है? नहीं, देखिए वोलेटाइल तो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं खतरनाक तो नेगेटिव कॉनोटेशन है। आप लोगों ने जो बात की टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किए, मैं चाहता हूँ हमारे सुनने वाले जो है ना चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखिए खतरनाक है नेगेटिव कॉनोटेशन। नहीं, मतलब कि आई थिंक इट्स वेरी डेंजरस फॉर द कमिंग डेज, यू नो, फॉर पाकिस्तान इज वेरी डेंजरस बिकॉज द इनस्टेबिलिटी। देखिए एक तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई है, ईमानदारी की बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए इकोनॉमी का जो बराह रास्त ताल्लुक होता है वो एक तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी से होता है, दूसरा इकोनॉमी का ताल्लुक होता है कि आपके जो बिजनेस कम्युनिटी है वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है। आपको ये मेरा ख्याल है मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। आप मेरा ख्याल है आप इतने आपके सामने कितने अच्छा पैनल बैठा हुआ है, वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और वो चाहते हैं कि दे वांट टू एक्सटेंड यू नो देयर कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट। तो यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि बाद सेक्टर में बड़ी मतलब नुमाया पेशरफ्त हुई है। जैसे मिसाल सीमेंट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसके अंदर भी आप देखें किस किस्म की ग्रोथ है। लेकिन जो सबसे बड़ी मसला है आवाम के लिए, जो मैं सोशल सेक्टर की बात करता हूँ, क्योंकि देखिए जब तक कि आवाम मुतमईन नहीं है, आप कितने भी फिगर्स बता दें कि भाई देखिए वो पहले बारूद इकोनॉमी थी और जनाब जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर थे वो बाकायदा फिगर्स को जो है फज करते थे, है ना, और डॉलर को उन्होंने खामा एक ख़ास पे रखा था। हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन जो है ना वो बड़ा तबाहकुन है। सही है। और ये फूड इन्फ्लेशन जो है ना यही आवाम को जो है परेशान करता है। देखिए वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो समझ नहीं सकते कि फूड इन्फ्लेशन है क्या, लेकिन जब वो मार्केट में जाते हैं तो मालूम है कि अगर आज दूध की कीमत जो है 2 रुपये है तो कल मालूम है उसकी कीमत 4 रुपये हो गई। तो ये जिस किस्म का मतलब जो परचेजिंग पावर है ना, देखिए किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की जो खूबसूरती होती है वो ये होती है कि आपकी परचेजिंग पावर क्या है। अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है तो इसका मतलब ये कि दे आर इन अ वेरी प्रीकेरियस सिचुएशन। सो दिस इज़ माई व्यू कि ठीक है आप कितने ही मतलब जाहिर है कि जो हमारे जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बड़ी तादाद के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान के इकॉनमी के तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं और जो हमारी मईशती ग्रोथ है
वो भी कोविड-19 के हालात के बावजूद आपने देखा कि बेहतरीन कारकर्दगी कर रही है। और हमें कोविड का सामना रहा, हमें आपने देखा कि टिड्डी दिल के हमलों का सामना रहा, पीडीएम की ब्लैकमेलिंग का सामना रहा, लेकिन हमारी जो मैशियत है उसने बेहतरीन परफॉर्म किया। और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की, उसके अंदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 13% हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो चुका। और आप देखेंगे कि इस साल इंशाल्लाह रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स प्लस हमारी जो तरसीलात ज़र हैं, जो कि पिछले 11 माह से हमारे 2 अरब डॉलर से ज़ायद आ रहे हैं, उनको मिलाएं तो इंशाल्लाह जब इस साल ये पूरा साल क्लोज़ होगा तो 55 बिलियन डॉलर का इनफ्लो जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र को मिलाकर पाकिस्तान के अंदर आएगा। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 9% हमारे इजाफा हुआ। और आप जो है वो ट्रैक्टर्स की सेल्स को उठा के देख लें, सीमेंट की सेल्स को उठा के देख लें, गाड़ियों की रिकॉर्ड 54% सेल्स हैं। मोटरसाइकिल जो कि आम आदमी ख़रीदता है 34% उसकी सेल्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ। और ख़ास तौर के ऊपर आप टैक्स कलेक्शन देखें कि पिछले 11 माह के अंदर 4170 अरब रुपया जो है वो टैक्स कलेक्ट हुआ, जिसके अंदर हमने 28% हमारी सेल्स टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफा, 18.5% कस्टम्स कलेक्शन के अंदर इजाफा, 11.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर इजाफा, और 3 लाख नए टैक्स फाइलर्स का जो है वो इजाफा हुआ, जो कि तकरीबन 29.5 लाख जो है वो एक्टिव टैक्स फाइलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप ये देखें कि पाकिस्तान ने तारीख के अंदर रिकॉर्ड रिफंड्स वापस किए हैं, जो कि 216 अरब रुपया है। पाकिस्तान की तारीख में कभी एक साल में इतना रिफंड वापस नहीं किया गया। और हमने अपना जो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट था, जो कि हमें 19.2 अरब डॉलर पे मिला था, आज हमें उसे 800 मिलियन डॉलर सरप्लस के ऊपर ले आए हैं। हुकूमत का अगर कर्ज़ों की किस्तें ना अदा करनी हो तो हमारा प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है, यानी कि हुकूमत की आमदन अखराजात से, हुकूमती अखराजात से इस वक्त ज़्यादा है। अगर उसमें से हम अपनी जो कर्ज़ों की किस्तें हैं वो निकाल दें, इन तमाम तर मुस्बत हालात के दौरान जहां हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा हुआ, हमारा किसान खुशहाल हुआ, किसान को टोटल 1100 अरब रुपया इजाफी गया, जिसमें से 500 अरब रुपया हमारे गंदम के काश्तकार को जा रहा है। ये वो तमाम तर पॉजिटिव्स हैं कि हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ है और हमारा हर सेक्टर ग्रो कर रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो पैदावार का सेक्टर हो, चाहे वो आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो, चाहे वो तरसीलात ज़र के अंदर इजाफा हो, चाहे वो स्टेट बैंक के जो रिजर्व हमें जब 2018 में हुकूमत मिली तो 9 बिलियन डॉलर के ऊपर थे, आज जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं वो 15.5 बिलियन डॉलर के ऊपर हैं, मजमूई 23 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं। आप इकोनॉमी के हर इंडिकेटर पॉजिटिव है। इन तमाम पॉजिटिव इंडिकेटर्स को देखकर ऑपोजिशन जो है वो बौखलाहट का शिकार है, टामक टोइयां मार रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी जो है वो पर्ची चेयरमैन को हमने देखा कि वो आकर जो है इकानमी का रोना रो रहे थे। तो बिलावल नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इनको खुद का पता नहीं है। आप ये देखें, ये IMF की बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या जब इनकी हुकूमत थी, क्या इनके वालिद साहब जो है वो IMF के पास नहीं गए थे? मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, मैं मरहूमीन की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये IMF में बहुत दफ़ा जा चुके हैं, ये खुद जा चुके हैं। सिर्फ उसका एक हल मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपको IMF का या कर्ज़ों की इतनी ही फिक्र है तो बिलावल साहब आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी 2008 में हुकूमत आई थी तो आपने बैरूनी कर्ज़ों के अंदर आपने 32% इजाफा किया था। 45 बिलियन डॉलर से जो पूरे मुल्क, पूरी पाकिस्तान ने जो कर्जे 60 साल में 45 बिलियन डॉलर लिए थे, आपने 45 बिलियन डॉलर से 5 साल में 2008 से 2013 में उनको 61 बिलियन डॉलर पे ले गए थे। जो डॉलर आपको 62 रुपये में मिला था 95 रुपये के ऊपर ले गए थे। और जो महंगाई की आज बातें कर रहे हैं, आपके दौर के अंदर लोग जो है वो लोड शेडिंग को रो रहे थे,
गैस की लोड शेडिंग को रो रहे थे, बिजली की लोड शेडिंग को रो रहे थे, क्योंकि आपने कोई मंसूबा नहीं लगाया था। हाँ, आप कहाँ मसरूफ थे, आज आपको कर्जों का खौफ है, डर है, तो वो स्विस बैंकों में जो पड़ा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान ले आए ना। ये जो अयान अलियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इसका सिलसिला रोकें। जो जाली अकाउंटों में पैसे पड़े हैं वो ले आए। जो ओमनी ग्रुपों के अंदर आपने पैसा छुपा के रखा हुआ है वो पैसा निकालें और वो वापस करें, ताकि कौम का जो ऊपर कर्ज है वो कर्ज हम उतारें। वो पैसा आप देने को तैयार नहीं है। कुछ हकाइक आपके मैं सामने रखना चाहता हूं कि ये सिंध की गरीब आम की आप बात करते हैं तो 13 साल से मुसलसल तीसरी आपकी हुकूमत है। कुछ सवालों के जवाब आपको भी देने पड़ेंगे। आप ये बताएं कि आपने गुर्बत के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए हैं सिंध के अंदर। आज भी आपकी हुकूमत के अंदर 1400 अरब रुपए की गंदम जो है वो आप चोरी हो जाती है और आप चूहों के ऊपर डाल देते हैं। ये बिलावल हाउस के अंदर ये जो मोटे चूहे बैठे हुए हैं जिनके पेट नहीं भरते, वो गरीब की 1400 अरब की गंदम खा गए और आपको शर्म नहीं आती, आप चूहों के ऊपर डाल देते हैं। आप ये बताएं कि आपकी हुकूमत में जो नैब प्ली बारगेन करने वाले सैकड़ों अफसरान आज भी सिंध के अंदर काम कर रहे हैं। आप करप्शन का रोना रोते हैं। आप एटीएम्स की बात करते हैं तो वो वैस मुजफ्फर टप्पी कहां पर हैं? वो डॉक्टर आसिम हुसैन, आपके यहां तो म्यार ये था कि जो जितनी करप्शन करेगा उतना बड़ा ओहदा उसको मिलेगा। आपने तो कभी करप्शन के ऊपर सिंध के अंदर किसी एक काउंसलर को भी सजा नहीं दी होगी। वजीर आजम इमरान खान ने तो एहतसाब की आला मिसाल कायम की है। कोई अपना हो, सवाल उठे, तहकीकात भी होंगी, कार्रवाई भी होगी। लेकिन आज से पहले तो करप्शन तो मुकमुका था, करप्शन तो मौजू ही नहीं था। आपने तो कभी अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं की। आप तो हमेशा अपना मुकमुका करके केसेस खत्म करके एनआरओ लेने वाले लोगों में शामिल हैं। आज भी आपकी जितनी तगोदो है, जितनी भागदौड़ है, वो तमाम भागदौड़ जो है वो एनआरओ के लिए है कि एनआरओ मिल जाए, एहतसाब का अमल खत्म हो जाए, अकाउंटेबिलिटी ना हो। आप चाहते हैं कि सूनिया हो जन गलियां बिच कल्ला रांझा यार फिरे, ये नहीं हो सकता। ये सिंध के अंदर जो आप लोगों ने अंधेर नगरी चौपट राज कायम किया हुआ है, इसका अब आपको जवाब देना पड़ेगा। पानी के ऊपर आप किस मुंह से सियासत करते हैं? पानी में तो आज मेल्टिंग लेट शुरू हुई, जिसकी वजह से पानी जो है वो कम आया। आप ही कहते हैं ना ज्यादा बारिश आती है ज्यादा पानी आता है, कम बारिश आती है कम पानी आता है। कम गर्मी पड़ी तो बर्फें कम पिघली, अब गर्मी ज्यादा हो गई है, बर्फ भी पिघल रही है, पानी भी ज्यादा आ रहा है, वो तकसीम हो जाएगा। लेकिन आप ये बताएं कि जो आपका सिंध में इरिगेशन का डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है? आप टेल एंडर को जो आखिर में बैठे हुए हैं, जिनको पानी नहीं पहुंचता किसानों को, आप ना भल सफाई करते हैं। भल सफाई के ऊपर सिंध हुकूमत ने जो अरबों का गबन किया है उसका हिसाब दें। जो आप इलेक्शन की धांधली की बातें करते हैं, जो 19 मई को आपने इलेक्शन से एक रोज कबल बदीन में 20 लोगों को आपके महकमा इरिगेशन ने डायरेक्ट कैनाल से कनेक्शन दिए हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उस मुतलका अफसर को अब आपने हजीमत छुपाने के लिए वहां से ट्रांसफर कर दिया, उसके खिलाफ इंक्वायरी करें। सखर कैनाल से इरसा खत लिखती है 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है कोटरी के लिए, लेकिन कोटरी में 8,000 पहुंचता है, क्योंकि रास्ते में नवाब शाह आता है, जरदारी साहब की जमीनें आती हैं, खुर्शीद शाह की जमीनें सखर में आती हैं, वो 8,000 पानी वहां चोरी हो जाता है। उसका भी आपको जो है वो जवाब देने की जरूरत है। और आज ये बताएं कि आपने कितने सनती यूनिट लगाए हैं। आज आप कराची के साइट और लांडी का एरिया जाएं तो सड़कों के ऊपर वहां पर 6-6 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। आप वहां की एसोसिएशन अपनी मदद आपके तहत सड़कें बना रही हैं। आप जो कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी सहूलत के लिए सूबाई हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं? कितने इंडस्ट्रियल जोन आपने जो है वो वहां पर कायम किए हैं, वहां की सनत जो है वो परवान चढ़ सके। जो आपको वहां पर अरबों रुपए का, सैकड़ों अरबों का जो आप सूबाई टैक्स जमा करते हैं, वो कराची की डेवलपमेंट पे क्यों नहीं खर्च करते? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डाटा के मुताबिक सबसे ज्यादा ग्राम फरोशी जो है वो कराची में पाई जाती है, जो कि सिंध का हिस्सा है। सिंध को आपने माफियाज के रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपकी जो है वो किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। तो लिहाजा आप पहले दूसरों को नसीहत ना करें और खुद मियाँ फसीहत ना बने। आपका काम है कि सिंध के अंदर जो स्टंटिंग ग्रोथ है, जो गुर्बत है, उसके इकदाम के लिए सूबाई हुकूमत काम करे। सबसे ज्यादा एहसास प्रोग्राम में 55.5 अरब रुपया 31% हमने अदा किया। आप एहसास प्रोग्राम को कहते हैं जी बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है,
उसके तहसास प्रोग्राम के तहत 34 प्रोग्राम चल रहे हैं और आपने जाली 8.5 लाख लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाले हुए थे, जिसमें 17 ग्रेड से 21 ग्रेड के लोग भी शामिल थे। वो हमने ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद रखी, हमने डाटा एनालिसिस किया, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करके नादरा के डेटा के जरिए उन 8.5 लोगों को, 8 लाख लोगों को जो कि पैसा गरीब का यतीम का खा रहे थे, उनको उस डेटा को साफ किया। आपने तो हर जगह के ऊपर माफिया को परवान चढ़ाया। कौन सा एक इदारा है जो आपने ठीक किया? स्टील मिल प्रॉफिट में थी, आपके दौर में तबाह हुई। पीआईए की तबाहकारियां, सियासी भर्तियां कर करके आपके जुम्मे। कौन सा एक इदारा ऐसा है जिस इदारे को आपकी नजर ना लगी हो तबाहकारियों की? तो लिहाजा आप जब करप्शन पे बात करते हैं तो हमें ये कोई क़यामत की निशानियां लगती हैं। आपकी एक्सपर्टीज जाली अकाउंट्स के अंदर है, आपकी एक्सपर्टीज जो है वो लूटमार के अंदर है, आपकी एक्सपर्टीज जो है वो हेरा फेरी के अंदर है। इकॉनमी इमरान खान ठीक कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ठीक करेंगे। इमरान खान साहब जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वालों ने फाकों नाकों डाकों के अलावा दिया क्या इस कौम को? आप ये बताएं कि आज आपकी कारकर्दगी क्या है? आप एक पर्ची की बुनियाद के ऊपर चेयरमैन बन गए, आपकी कोई स्ट्रगल है? कोई स्ट्रगल नहीं है आपकी। आपने कोई कौम के लिए जो है वो कुर्बानी नहीं दी। और मैं ये समझता हूं बिलावल जरदारी साहब कि आपकी तकलीफ क्या है, आप परेशान हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो गरीब आदमी को सस्ते घरों के लिए उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर दिया है और 70 अरब रुपए की दरखास्तें कम आमदन वाले घरों के लिए बैंक्स को मसूल हो चुकी हैं, जिसमें से 22 अरब के वो केसेस अप्रूव कर चुके हैं। बड़ी तेजी से घर बनने जा रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने हेल्थ कार्ड दिया है लोगों को, जिसके जरिए से खाली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 अरब रुपए की बेनिफिट लोग ले चुके हैं, जो अपना इलाज करवा चुके हैं। उनके इलाज का खर्चा रियासत ने उठाया है। जो मदीना की रियासत की वजीर आज़म साहब ने बात की, उसकी तरफ ये अमली इकदाम है कि रियासत लोगों की सेहत की जिम्मेदारी ले रही है और पंजाब की सारी आबादी को हेल्थ कार्ड मिलेगा। आप जो है वो सरकारी खजाने के ऊपर जो बोझ बने हुए हैं, ये बताएं कि सिंध में हेल्थ कार्ड कब दे रहे हैं सिंध की सारी आबादी को? वहां का भी जो हारी है, सिंध का आम आदमी है, वो हेल्थ कार्ड मांग रहा है। और वो ना भूलें कि एक कोर्ट के रिमार्क्स से लाड़काना की तरक्की के हवाले से कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है। तो लिहाजा आप जहां से सिंध में बात करेंगे वहां पर नई करप्शन की दास्तान निकलेगी। और इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर 20 से ज्यादा ममालिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही हैं। 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं, क्या उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए? उनके तरसीलात ज़र आपको अच्छे लगते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस पाकिस्तान के हवाले से आपको अच्छी लगती हैं, उनको वोटिंग राइट देना चाहिए। और ये हमारी कमिटमेंट है उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, उसके लिए हमें जो कानून लाना पड़ेगा हम लेकर आएंगे। वही ऑर्डिनेंस उनके लिए लाया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो रिफॉर्म्स का अमल है और आपको धांधली ज़्यादा सिस्टम सूट करता है, लिहाजा आप ईवीएम के रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं। पहले ईवीएम की मशीन को देखें तो सही, उसके इस्तेमाल को तो देखें। पाकिस्तान की बहुत सारे बार्स के इलेक्शन, एसोसिएशंस के इलेक्शंस आजकल ईवीएम के ऊपर हो रहे हैं और आप जो है वो पत्थर के ज़माने की बातें अच्छी नहीं लगती आपके मुंह से। तो लिहाजा मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आपको 1600 अरब रुपया जो एनएफसी का मिला है वो बताएं ना सिंध के अंदर कहाँ लगा है। ये तो हमें नजर आता है कि बिलावल हाउस की दीवारें बड़ी होती जा रही हैं, बिलावल हाउस बढ़ता जा रहा है, आपके जाली अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर हमें तरक्की नजर नहीं आ रही। ना इंसानी तरक्की नजर आ रही है, ना वहां पर सोशल इकोनॉमिक तरक्की नजर आ रही है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों का जो है वो जवाब आपको देना पड़ेगा। और आपका दर्द हम समझते हैं, आप जितना मर्जी चीखो पुकार कर लें, आपको जो है वो एनआरओ नहीं मिलेगा। आपसे सिर्फ यही हमारी दरख्वास्त है कि आप अपने मशीरों को बदलें जो आपको जो है वो गलत फिगर्स फीड करते हैं। कोविड के हवाले से एक वैक्सीनेशन आपने नहीं खरीदी, जबकि सूबा खरीद सकता है। खरीदें, आप क्यों नहीं खरीदते? आपको किसने रोका है? और आप जो कर्जों के ऊपर बात करते हैं, उन कर्जों को हमने डेट सर्विसिंग के लिए कर्जे लिए और हमारी हुकूमत ने इस साल सबसे कम 3.3 बिलियन जो है वो नेट इजाफा किया है। और इंशाल्लाह जिसी तरह पॉजिटिव ट्रेंड्स चल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं मुल्क के, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के गरीब आदमी को भी फायदा होगा। महंगाई की आप बात करते हैं, पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ है, हर चीज में इजाफा हुआ है, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान साहब ने मुसलसल लगातार
ये कई महीने हो चुके हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया, ख़ास तौर के ऊपर पिछले ये जो हमारे 1.5-2 माह हैं, इस दौरान पेट्रोलियम लेवी में तारीख में सबसे ज़्यादा जो है वो कमी की है, और ना होने के बराबर जो है वो पेट्रोलियम लेवी है, खुद हुकूमत उसका जो है बोझ बर्दाश्त कर रही है। तो लिहाजा वो लोग जो कि इधर उधर की बातें करते हैं, उनसे मेरा यही सवाल है कि आप बिजली के हवाले से जो कैपेसिटी पेमेंट्स की तलवार हमारे सर के ऊपर लटक रही है, जो 2023 तक हमने 1500 अरब रुपया अदा करना है, ये वही आपके अंकल नवाज शरीफ हैं जिनके साथ आज से 2 महीने पहले आप जो हैं वो अपनी ताल्लुकात बढ़ा रहे थे। आज आपकी लड़ाई है, सिलेक्टेड के ऊपर लड़ाई है, आपकी एक दूसरे को ऊपर अदम एतमाद की लड़ाई है, वो आप जाने, आपका काम जाने। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आवाम को डिलीवरी करने के हवाले से फोकस लें, और इंशाल्लाह हम डैम्स भी बनाएंगे, और उन डैम से हम सस्ती बिजली बनाएंगे, और उस डैम से हम लाखों एकड़ ज़मीन को काबिल काश्त बनाएंगे। हम डैम्स बना रहे हैं जो कि पिछले 50 साल में नहीं बनाए, वो 10 साल में उतने इंशाल्लाह डैम्स बनेंगे, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर जो है बहुत तेज़ी से तरक्की के मराहिल जो है वो तय करेगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत ने भल सफाई के प्रोग्राम में भी करप्शन की है, आज भी ये सिर्फ NRO लेने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, माशी इशारिये इनकी समझ में नहीं आते, इन्हें कहीं से सीख लेना चाहिए। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। हो सकता है, ये लेकिन भी है कि बहुत जिस कम तरह हो गया। जैसे जी। जिस तरह चीजें डिजिटलाइज होती जा रही हैं, इसे बाकर कह रहे हैं, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ये भी हमें असर मानना चाहिए। आपके NIC पे 2 एहसास प्रोग्राम नहीं लग सकते, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ लाइव प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी में यू कैन नॉट डू सो। पहले सपोर्ट स्कीम में सबको पता है सिंध में कितनी करप्शंस हुई हैं, जितनी करप्शंस हुई हैं, अल्लाह माफ करे, कि आपने उसका टारगेट जो हमारा था बेनिफिशियल, उसको ट्रांसफर ही नहीं किया। बिल्कुल। एहसास के मामले में इतना डिजिटाइज है, चाहे वो एक गरीब पुअर मैन रोड पे खाने वाला जिसका नर्व्स कंट्रोल आपने खराब कर दिया तो रोड पे खिलाने का, वो एक अच्छी जगह एक अच्छे प्रेमिसेस में खा रहा है। पाकिस्तान बैतुल माल के साथ एक प्रोजेक्ट में उसके साथ काम कर रहा हूँ, मेरा एक प्रेमिसेस दिया हुआ उन्हें, आप यकीन करें कि किस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको, उसकी वीडियो रिपोर्ट्स, उसकी ऑडियोज, उसके एवरी मिनट्स ऑफ उसकी कैलकुलेशन इस्लामाबाद जाके जमा हो रही। ठीक है। तो वहाँ मैंने खुद उसको अभी 4-6 महीने में लुक आफ्टर किया, आप यकीन करें कि 0%। ठीक है। लेकिन बेनज़ीर सपोर्ट स्कीम का एक मिसाल है कि कोई सेलुलर फोन ऐसा नहीं था जिस पे आया हो कि आपका कार्ड आ गया है, आप आके 22,000 हाँ ले जाएं, तो 22,000 लेने वाला जो है वो 10,000 ले लेता, 15-12,000 स्लिप हो गया। तो ऐसे यूनियन भी हुए हैं, तो उससे ज्यादा अल्लाह माफ करे, ये तो चीजें बिल्कुल क्लियर है। इसमें सानिया नेशनल जो है वो एक बड़े खानदानी, उनका पस मंजर बहुत अच्छा है, और ये जो वाजिद भाई बात कर रहे हैं सही है कि एहसास प्रोग्राम के अंदर जो है ना करप्शन को है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, डिजिटाइज किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे अर्ज करूँ कि जो पुअर सेक्शन है ना, वो भी अब तक उसकी रसाई जो है ना वो इस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए। मैं फहद अपना व्यू बताइए, बिकॉज इस गवर्नमेंट में कुछ चीजें बहुत ही स्ट्रांग हुई हैं। एक तो फाइनेंशियल सिस्टम को इन्होंने डिजिटाइज किया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना पूरा एक राष्ट्र के नाम से डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म किया है। दूसरी जानब डायरेक्ट ट्रांसफर्स को इलेक्ट्रॉनिकली करने के लिए इन्होंने एक तो पेमेंट गेटवे इसको यूज किया है, प्लस इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया कि डेटा साइंस का इस्तेमाल किया है। ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की फ्यूचर GDP में, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए और उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट लाने के लिए? जी देखिए, बहुत ज़रूरी है। बट पहले मैं आपकी जो इंडस्ट्री टैक्सेशन की बात थी उसका जवाब दे दूं। हमने इंडस्ट्रियल्स की जो भी टैक्सेशन उनकी कैपेसिटी थी उसका जूस निकाल लिया। सही। अब आप टैक्स रेट बढ़ाते रहें, उन पे आप जो हैं वो एनर्जी टैरिफ्स भी वो क्रॉस सब्सिडाइज करें डोमेस्टिक सेक्टर को, गैस भी वो डोमेस्टिक सेक्टर को सब्सिडाइज करें, तो यही वजह है कि पाकिस्तान में अब कुछ बन नहीं रहा। सब चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ बनती भी है तो उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, और ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक आप इंडस्ट्रीज़ पे बर्डन डालते रहेंगे और
क्योंकि वो एक इजी विक्टिम है, वो एक बोलने में अच्छा लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है वो टैक्स रेट बढ़ना चाहिए, वो उनकी वजह से महंगाई हो रही है, बट हम ये मानने को तैयार नहीं है कि विद इन आवर सर्कल्स वी आर नॉट विलिंग टू पे टैक्स। आप भी और हम सब के जानने वाले, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरी तो सैलरी से इनकम आती है और मेरी तनख्वाह से टैक्स कट जाती है, बट विद इन आवर सर्कल जो लोग बिजनेस करते हैं, हमारी कैश इकोनॉमी है और उस कैश इकोनॉमी की वजह से कोई टैक्स पे करने को तैयार नहीं है, उनकी हैसियत भी होगी तो भी वो देने को तैयार नहीं है जब तक वो छुपा सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को कर्व कैसे करना है, वही आपकी बात कि डाटा साइंस, डिजिटलाइजेशन, ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं, जब तक आपका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप ट्रेस एंड जैसे Traceability नहीं होगी। ट्रेस का जो इनिशिएटिव है वो आ रहा है, इस तरह के इनिशिएटिव होंगे तो ही जो है आप टैक्स बेस को आप ब्रॉडन कर सकते हैं। देखिए आप ये कह रहे हैं ना कि आप उनको जो है वो टैक्स नेट में लेके आइए, ठीक है, डॉक्यूमेंट कीजिए, अपनी इनफॉर्मल इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कीजिए। आप कैसे करेंगे? आपके यहाँ जो स्ट्रीट के ऊपर, सड़कों के ऊपर जो लोग बैठते हैं, मैंने खुद देखा है, वो आपके 10-10 हज़ार रुपए एक एक दिन के लेके जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर डॉक्यूमेंट हो रही है उनकी इनकम, मुझे बताइए आप। इनफॉर्मल सेक्टर है ना, लेकिन वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। और यानी आप एक छोटे चाय के खोखे पे चले जाएं, अब एक चाय के खोखे वाले से जाके पूछे। आप ये बताइए कि रिकमेंडेशन आपकी बजट में क्या होगी, कि क्या ऐसे मेजर्स हैं जो कि लैंडमार्क मेजर्स होंगे इन टर्म्स ऑफ द इंप्रूविंग फिस्कल पोजीशन ऑफ द कंट्री, इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग न्यू पीपल इन द टैक्स नेट, वो क्या ऐसे मेजर्स हैं व्हिच यू बिलीव शुड बी एंड मस्ट बी टेकन? देखिए, पहले तो मैं सबसे कहूंगी कि आपने छोटे से छोटे बिजनेस को ना डॉक्यूमेंट करना है। सही है। और ये किस तरह से वो पैसे लेके घर में नहीं रखता है, वो अपने लाखों रुपए पैसे रख के, वो कोई उसने तिजोरियां नहीं खोली हुई, वो बैंक में ही रखता है। सही है। तो ये क्वेश्चन जब आप एक आम आदमी से तो ये पूछ लेते हैं कि तुम अकाउंट क्यों खोल रहे हो, तो उससे क्यों नहीं पूछते जिसके रोजाना वहां पे 10-10 लाख रुपए जमा हो रहे हैं। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आपने रेगुलेटरी फंक्शंस को बेहतर करना होगा स्टेट बैंक के थ्रू। सही है। एक तो ये बहुत जरूरी है, जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, आप ये सिर्फ टैक्स रेट बढ़ाते जाएं, आप वो बिजनेसमैन पे डाल दें मामला, आप कहीं जाके सैलरीड क्लास पे डाल दें, कभी एलीट पे डाल दें, तो इस तरह आप ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं ना, आपका हल नहीं निकलेगा। हल का मतलब ये है कि आप उन तमाम लोगों को भी लाएं जो देखने में तो बिल्कुल सड़क पे खड़े हैं और वो उन लोगों से कई गुना ज्यादा कमाते हैं जो कि आपके जो हैं वो फरारी में बैठ के जा रहा होता है बिजनेसमैन। ठीक है, तो आप उन लोगों को टैक्स नेट में लेके आए, मेरा तो ये है। उसमें भी ये है कि जो लोग बैंकों में पैसा रखते हुए थे उन्होंने भी निकालना शुरू कर दिया जब से हमने विथहोल्डिंग टैक्स लगा दिया। अब करेंसी इन सर्कुलेशन हमारी 30%। तो क्या करना चाहिए, क्या इकदाम लेने चाहिए? देखिए, इस तरह के जो भी इनिशिएटिव हैं, अगर आपके उसके रिपरकशंस आपको पता चल गई हैं कि यार अब आपने एक टैक्स इनिशिएटिव लिया था, उसकी वजह से करेंसी इन सर्कुलेशन आपकी बढ़ थी, तो ज़ाहिर आप उसको रिवर्स कर दें। अब इसके फॉल बैक्स आते हैं कि आप नॉन फाइलर्स को इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन आपने एकदम उठा के देख लिया वर्क नहीं कर रहा, आपको नए इनिशिएटिव्स की तरफ जाना चाहिए और टेक्नोलॉजी। शायद वो ये लोग पेन लेने को तैयार हैं, तो आपको तो रादर अगर आप किसी को पीनलाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन कनाडा और दूसरे ममालिक में, अगर एक बार आपने ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर दी तो ना इंश्योरेंस वाला आपको पॉलिसी देता है, अगले 3 साल तक आपकी पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। आपको दे मेक यू फील द पेन। अगर वही वो पेन वो $5 का दे देंगे आपको, तो आप बोलेंगे मेरे को मसला नहीं है, मैं ट्रैफिक वायलेशन करूंगा, तो ये $5 वाला पेन दिया हुआ है। देखिए जब तो ये क्या हमें मतलब वो मुल्क जो है वो बड़े ऑनेस्ट हैं, झूठ नहीं बोलते, हमारे यहाँ झूठ आम है, हमारे यहाँ धोखाधड़ी बड़ा आम है। देखिए नाराज होने की बात नहीं है, मैं सिर्फ यह कर रहा हूँ कि देखिए जब मैंने इलीट की बात की तो मेरा खुदा ना खास्ता इंडस्ट्री की तरफ इशारा नहीं था, और आप समझ जाएं कि वो इलीट क्लास कौन है पाकिस्तान के अंदर, कि जो पाकिस्तान के अंदर बेपनाह जिनके पास दौलत है। मेरा इशारा उस तरफ है कि, और ये मैं आपसे बता दूं कि हमारा FBI के लोग जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, है ना। और आप किसी से भी जो बड़े माहिर इकोनॉमिस्ट रहे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट में बाकायदा शामिल रहे, आप उनसे पूछिए कि वो इलीट कल्चर कौन सा कल्चर है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक मिडिल क्लास पर या इंडस्ट्रीज पे, मैं बिल्कुल उनका हिमायती हूँ कि इंडस्ट्रीज पे मजीद दबाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो इलीट कल्चर जिनकी पूरी डेटा इनके पास मौजूद है FBI के पास, तो उनसे आप लें। आप यकीन करें किसी से भी, मतलब ये कि आप जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रह चुके हैं उनसे पूछिए कि इलीट कल्चर कौन है, इलीट लोग कौन है, वो देंगे। अबाउट द FBR पॉलिसी मेकिंग के सही है, बजट के अंदर रिफॉर्म्स इसी के लिए देखिए, आपका एक बहुत बड़ा जो सेक्टर आप अपने मुल्क के लिए देखें ना, जो बहुत सारी चीज़ें जो डिप्लॉय होंगी एज पर यूर ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से होंगी कि आपका मुल्क है क्या। आपका मुल्क इंपोर्ट बेस प्रोडक्ट पे था, सडनली आपने एकदम उसको ब्लॉक किया
उसका नतीजा ये हुआ कि चीज़ें महंगी होती चली गई। अच्छा, अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है इन लोगों को कि किस चीज़ को इंपोर्ट करना है और किसको इंपोर्ट नहीं करना। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं बताता हूँ ना आपको, बताता हूँ। उसके लिए देखिए कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का हिस्सा है, वो इतनी तादाद में है कि आपके पूरी इंडस्ट्री सेक्टर को बदलना होगा। सही है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना आप। दुनिया में जब भी आप कंपेयर करते हैं ना, जिन ममालिक में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बदलती रहती है ना, वो लोग अपने नए मार्केट के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। सही है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर 40 साल 50 साल, मैं एक मिनट मैं वहीं आ रहा हूँ। 40 साल 50 साल के दौरान में शुगर इंडस्ट्री जैसी थी वैसी चल रही है, टेक्सटाइल चल रही है। लेदर की जो खराबी हुई है ना, लेदर इंडस्ट्री की खराबी, लेदर की, उसकी वजह है आपकी ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी। लेदर चाइना आपके करीब मुल्क कितना चला गया, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऊपर टेक्नोलॉजी पे चला गया, आपके यहाँ नहीं हुआ, आपसे लेदर एब्सोल्यूट हो गया, निकल गया आपके हाथों से। मैं जो असल बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इंपोर्ट की मामलात की वजह से, देखिए एफबीआर की पॉलिसी में वो सेल टैक्स की मद में सबको एक ही चमड़े से मारता है, 17%, इससे ठोक दो उससे ठोक दो, ये गलत है। जब जो आ रहा हूँ ना आपको कि आप कैसे रिकवरी बनाएंगे। और देखिए आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग जोन की डिफरेंट पैरामीटर ऑफ वर्किंग और उनकी प्रोडक्ट के हिसाब से सेल टैक्स लगाएं। सही है, असल में ये होना चाहिए। सही है। देखिए आप अगर किसी चीज को डेवलप, आपके यहाँ गिलास इंडस्ट्री, आपके यहाँ ग्लास 10 फार्मा ग्रेड का बनता ही नहीं, बड़ी अमेजिंग हैरत है। सलीका तो लिए बैठे हैं आप पूरे सिंध में। उसकी वजह क्या है कि आपने उसके ऊपर वही सेल टैक्स अडॉप्ट किया। फार्मा ग्रेड आपकी इंडस्ट्री, वुमेन इंडस्ट्री या ऐसी भी फार्मा ग्रेड का ग्लास नहीं बनता है, मतलब फार्मास्यूटिकल का गिलास इंपोर्ट होता है सारा। अच्छा, बहुत ज्यादा अभी जो रिसेंट कंपनीज आई हैं, ट्रिपल GL, वो आ गई, अभी आई हैं, ये एक्चुअली ऑन कर रही है, चाइना ही की इंडस्ट्री को ऑन कर रही है। ऑटोमेशन वहीं से आया है, कोई आपकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं बात कर रहा हूं कि आपका सेल टैक्स रिफॉर्म आपको करना पड़ेगा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, उसके सेक्टर, जिस इंडस्ट्री को आपने ग्रो करना है उसका सेल टैक्स की जो परसेंटेज डिफरेंट होना। जी आपका जी मैं इसमें ये बात कर रही थी कि जैसे आगा साहब ने कहा कि हमारे यहाँ सोशल वैल्यूज डिफरेंट हैं, हम झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। आप देखिए हमारे ही तो लोग बाहर जाते हैं तो ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो बेईमानी करते हैं, ना वो कानून को तोड़ते हैं, इसलिए क्योंकि सिर्फ वहां पे कानून सख्त है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। जरूरत इस बात की, आप ये देखिए अब कैसे गवर्नमेंट ने इन्फोर्स करवा लिया लॉकडाउन और उसकी रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो लोगों ने फॉलो अप किया ना, फॉलो किया। उन्हें ये तो नहीं किया कि वो हट गए और भाई झूठ बोलने लगे। तो ये जरूरी है, ये विल होनी चाहिए, ये विल हो आपकी पॉलिटिकल जो है, आपकी जो लीडरशिप है उसके अंदर, उसने इन्फोर्स करना इसको। देखिए क्रैकडाउन की जरूरत तो है टैक्स नेट में लाने के लिए। जिस तरह आपने एक एकदम अभी पढ़ा होगा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि जो वैक्सीनेट नहीं करवाएगा उसकी सैलरी बंद कर दें। इस तरह के मेजर्स लेने होंगे कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, चाहे वो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है नहीं बट फाइल तो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दैट नोट। फादर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। डॉक्टर लुबना, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आगा साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। वाजिद साहब, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ अहम इकदाम बजट के अंदर लेने होंगे। आपको टैक्स नेट को ब्रॉडन करना होगा, कुछ सख्त इकदाम जिसमें शॉर्ट टर्म का पेन होगा लेकिन लॉन्ग टर्म का गेन होगा। ये आपको एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा यहाँ बजट के अंदर। यहाँ से पाकिस्तान को अगर ग्रो करना है तो आपको ग्रोथ को हैम्पर नहीं करना, आपको फिस्कल एक्सपेंडिचर PSGP में बढ़ाना है और जो निचले तबके हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एहसास प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना है। एट द सेम टाइम टैक्स रेवेन्यूज को ब्रॉडन करना है, टैक्स रेट को नहीं बढ़ाना है ताकि नए लोग टैक्स नेट में आए। और जिस तरह बताया वाजिद साहब ने कि कुछ इंसेंटिवाइजेशन दें कि कम से कम आप डॉक्यूमेंटेशन कर लें और 2-3 साल की एमनेस्टी ले लें, उसके बाद अब आपको मार्केट रेट्स के ऊपर टैक्सेशन चार्ज किया जाएगा। सो दैट्स अ की इंपॉर्टेंट मेजर दैट द गवर्नमेंट शुड टेक इन अपकमिंग बजट, ताकि आने वाले सालों में आपकी GDP ग्रोथ रेट भी बढ़े लेकिन उसके साथ साथ आप करंट अकाउंट डेफिसिट का शिकार ना हो जाए, इन्फ्लेशन का शिकार ना हो जाए, डिस्काउंट रेट ना बढ़ जाए, ताकि सारा ग्रोथ का थीसिस कहीं डिस्टेबलाइज ना हो जाए। इसके साथ ही नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान बाकर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।